चेहरा उनको लायक नहीं लगता था। जेडीयू में उत्तराधिकार को लेकर कुशवाहा की लड़ाई उनके इस्तीफे और नई पार्टी की घोषणा तक पहुंच गई। अब वो विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा के पीछे उनकी राजनीतिक मंशा क्या है? क्या वो तेजस्वी की राह रोकना चाहते हैं? क्या वो नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं, या फिर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर कोई और सियासी निशाना साधना चाहते हैं? विशेष में आज करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं तेजस्वी की ताजपोशी में कुशवाहा का ब्रेक। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था। तो नीतीश कुमार तेजस्वी के सिर पर सीएम का ताज सजाना चाहते हैं। कई बार इशारों ही इशारों में अपनी मंशा वो जता चुके हैं। इधर कुशवाहा इस बात से इतने बिफरे कि पार्टी ही छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बना ली। इसके बाद अब वो विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनकी कोशिश है कि अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उनकी इस यात्रा से बिहार की सियासत में क्या और कितना बदलेगा। लव कुश की जोड़ी एक बार फिर जुदा हो चुकी है। दो करीबी दोस्त अलग अलग हो चुके हैं। एक दूसरे के शुभचिंतक अब विरोधी बन गए हैं। कारण सिर्फ एक, अपने अधिकार की लड़ाई। कुशवाहा का आरोप है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, उनकी ताजपोशी करना चाहते हैं, उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बस यही बात कुशवाहा को नागवार है। मुख्यमंत्री जी चाहते तो सबसे अधिक जो शुरुआती दौर में जिनको इन्होंने जिन लोगों ने इनको आधार दिया, खड़ा किया, लव समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, उन वर्गों से किसी को अगर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाते, अपना उत्तराधिकारी घोषित करते, तो आज पड़ोसी के घर से उत्तराधिकारी इनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। आज पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोज रहे, अपने घर में उत्तराधिकारी इनको नहीं बना पाए नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा उनको लायक नहीं लगता था। कोई बात नहीं, हम तो पहले भी कई बार कहा, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं करते कोई बात नहीं। अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। सबको समाज से किसी को ले आते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के यहाँ देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के राह में रोड़े अटकाकर तेजस्वी की ताजपोशी रोकना चाहते हैं। इसके लिए वो नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाएंगे। लेकिन जो इनका उद्देश्य है, जिसकी चर्चा ये बार बार अपनी सभाओं में, मंचों पर करते हैं कि भाई लौकुश की विरासत किसी और को क्यों। नीतीश कुमार जी हैं तो ठीक है, उनको लेकर के तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही इस जिम्मेवारी को संभालें। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो फिर किसी लॉ को ट्रांसफर करें या किसी कुछ को ट्रांसफर करें, किसी और को कोई ट्रांसफर क्यों करेंगे। इसी विरासत बचाओ की बात उपेंद्र कुशवाहा जी नमन यात्रा के माध्यम से अपने लोगों के बीच में करने की कोशिश करेंगे। अपने मिशन को सफल बनाने के लिए कुशवाहा 28 फरवरी से विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से होगी। ये यात्रा 28 फरवरी से 6 मार्च और 15 मार्च से 20 मार्च के बीच 2 चरणों में होगी। पहला चरण 28 फरवरी से 6 मार्च तक होगा। इस पहले चरण में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, छपरा और सीवान जाएंगे।
आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा किस दिन कहां होगी। पहले चरण में 28 फरवरी बापू आश्रम भितिहरवा पश्चिमी चंपारण से यात्रा की शुरुआत। 1 मार्च शहीद जुब्बा सहनी स्मारक मीनापुर मुजफ्फरपुर। 2 मार्च शहीद रामफल मंडल स्मारक बाजपट्टी सीतामढ़ी। 2 मार्च बापू सूरज नारायण सिंह स्मारक नरपतनगर मधुबनी। 3 मार्च फणीश्वरनाथ रेणु स्मारक औराही अररिया। 4 मार्च बीपी मंडल स्मारक मधेपुरा। 5 मार्च जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर। 6 मार्च जगलाल चौधरी स्मारक गड़खा सारण। 6 मार्च शहीद चंद्रशेखर उर्फ चंदू जी स्मारक सीवान। 7 मार्च से 14 मार्च तक होली का ब्रेक होगा। होली के बाद 15 मार्च से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। दूसरे चरण में पटना, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई और औरंगाबाद होते हुए अरवल में जगदेव बाबू के गांव में 20 मार्च को यात्रा का समापन होगा। विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण में 15 मार्च को लाल सिंह त्यागी स्मारक एकंगर सराय नालंदा। 15 मार्च गुरु सहाय लाल स्मारक बिहार शरीफ नालंदा। 15 मार्च डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्मारक बरबीघा शेखपुरा। 16 मार्च वीर शहीद तिलका मांझी स्मारक भागलपुर। 17 मार्च जेपी आश्रम शेखुदौरा नवादा। 17 मार्च पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मारक गहलौर घाटी गया। 18 मार्च डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी स्मृति डेहरी ऑन सोन रोहतास। 18 मार्च शहीद निशांत सिंह स्मारक सासाराम रोहतास। 19 मार्च बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक जगदीशपुर भोजपुर। 19 मार्च बाबू जगजीवन राम स्मारक चंदवारा भोजपुर। 20 मार्च शहीद जगदेव प्रसाद जी स्मारक कुर्था अरवल और यहीं यात्रा का समापन होगा। यानी कुशवाहा पूरे बिहार में अपनी सियासी रणभेरी बजाने की तैयारी में है। उन्हें पता है कि अगर तेजस्वी की ताजपोशी को रोकना है तो सियासी जमीन मजबूत करनी ही होगी। लेकिन क्या इस यात्रा से कुशवाहा की राजनीतिक ताकत इतनी हो जाएगी कि वो नीतीश की राह में रोड़े अटका पाएंगे? उनकी इस यात्रा से आखिर बिहार की सियासत के सेहत पर क्या असर पड़ेगा? कि वह समाज जो लंबे दिनों तक सत्ता के शीर्ष पर बैठी रही, उसकी विरासत नीतीश कुमार जी किसको सौंपने जा रहे हैं? तेजस्वी जी को सौंपने जा रहे हैं। इसकी बात वो कर रहे हैं। तो अपने समाज के बीच में एक कोशिश करेंगे नमन यात्रा के माध्यम से कनेक्ट करने का, मैसेज देने का, समझाने का कि देखिए, अगर लॉ को हमने ताकत दे करके इतने दिनों तक सत्ता के शीर्ष पर बैठाए रखा, तो क्या कुछ को ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए विरासत? और अगर नहीं होना चाहिए तो क्या आप इतने कमज़ोर हो गए हैं, आप राजनीति को इतने कम समझते हैं कि ये विरासत किसी और को ट्रांसफर कर दी जाए? जेडीयू छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की घोषणा की है। नीतीश कुमार से अलग ये उनकी तीसरी पारी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उनकी सियासत में इतना दम बचा है कि वो महागठबंधन का कुछ बिगाड़ पाएं या तेजस्वी की ताजपोशी रोक पाएं? ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी की राह को रोक पाएंगे? क्या उत्तराधिकार के नाम पर चल रही उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई 20 फरवरी को अपने अंजाम तक पहुंच गई थी। उस दिन लंबे समय से नाराज चल रहे कुशवाहा ने आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन छोड़ दिया और राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम की नई पार्टी का ऐलान कर दिया। देखिए कुशवाहा की नीतीश से नाराजगी, फिर बगावत और आरोपों की कहानी। और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है,
जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। 20 फरवरी को बिहार की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर हुआ। नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें बाय बाय बोल दिया। 2 दिनों के मंथन के बाद कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का औपचारिक ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ वो नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। अब 2005 के बाद जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। बिहार बाहर आया, हर तरह से लोगों के बीच अमन चैन शांति कायम हुई, बिहार डेवलपमेंट की ओर बढ़ चला। तो बहुत ही अच्छा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। लेकिन जो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में अगर भला नहीं तो कुछ नहीं भला, तो बहुत ही अच्छा नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन बाद में अंत में आकर अंत भला तो सब भला नहीं हुआ, अंत बुरा हो गया। नतीजा कहावत दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, अंत बुरा तो सब बुरा। जेडीयू से इस्तीफे के समय कुशवाहा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा और उन्होंने जेडीयू को आरजेडी के पास गिरवी रख दिया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीएम को अपनी पार्टी में वारिस नहीं मिला और पड़ोसी के घर में वो उत्तराधिकारी देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू का अंत निकट आ गया है क्योंकि सीएम नीतीश गलत लोगों से घिर गए हैं। कुशवाहा का आरोप था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि कुशवाहा के इन आरोपों के ठीक कुछ मिनटों के बाद ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुशवाहा के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले क्या? हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा। स्थिति में है, पार्टी में स्थिति में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में नहीं है। अरे तो जवाब का सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल स्थिति में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा यही होगा। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं आएगा। दरअसल उत्तराधिकार को लेकर कुशवाहा ने जेडीयू में जंग छेड़ दी थी। उनके बड़े आरोपों में एक ये भी था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू में किसी ने भी कुशवाहा की एक नहीं सुनी और अंततः जेडीयू दो फाड़ हो गया। उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे में बीजेपी को अपने लिए मौका दिख रहा है। देखिए, अब तय मानिए कि कुशवाहा से बीजेपी को लाभ होगा। अब सवाल है लोकसभा इलेक्शन 2024 या विधानसभा 25 का, दोनों में लाभ संभव है क्योंकि जितने वोट बटेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा। दूसरी बात कि कुशवाहा यदि आरसीपी के साथ मिलकर एक नए लौकुश गठन करते हैं, संगठन बनाते हैं, तो वो डेफिनेटली एनडीए के साथ होंगे, मतलब बीजेपी के साथ होंगे, तो लाभ होना तय है। इसलिए इसको बड़े पर्सपेक्टिव में यदि आप देखते हैं तो एक नया लौकुश का समीकरण जो बनेगा वो बीजेपी को। नीतीश कुमार के विरोधियों के लिए एक सियासी मौका है उन पर हमलावर होने का, लेकिन सरकार की सहयोगी पार्टियां कुशवाहा पर हमलावर हैं। पिछले कुछ वक्त से उपेंद्र कुशवाहा उत्तराधिकार को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे थे। साथ ही वो पार्टी में अपने हक की भी मांग कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह ने उन्हें दो टूक कह दिया था कि उन्हें जहां जाना है जाएं, पार्टी वही करेगी जो वो चाहती है। इसके बाद अंततः कुशवाहा ने पार्टी में बगावत कर दी। कुशवाहा के इस्तीफे के बाद अब बिहार की जाति आधारित सियासत में फिर से कुशवाहा फैक्टर साफ दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है।
खासकर पिछले करीब 3 दशक से बिहार की राजनीति में जाति का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। जातियां क्षेत्रीय दलों की प्राणवायु होती हैं। कुशवाहा भी अपनी यात्रा के बहाने अलग अलग जातियों को साधने का गणित बिठा रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में एक फैक्टर बनकर उभरेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ते समय सभी जातियों को साथ लेकर चलने की बात कही थी। उनकी विरासत बचाओ नमन यात्रा के पीछे कहीं न कहीं वही लक्ष्य है। वो जातियों को साध कर आने वाले चुनावों में एक बड़ा फैक्टर बनना चाहते हैं। निश्चित रूप से कुशवाहा आने वाले चुनाव में एक फैक्टर होंगे, क्योंकि इस समाज का एक अपना वोट बैंक तो है और इनके वोट की गोलबंदी भी सब लोगों ने देखी है। अब 7% वोट तो इस समाज के पास है, इससे कौन इनकार कर सकते हैं। और अगर लौ और कुश दोनों को मान लिया जाए तो 10% हो जाता है। तो अगर, और पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी जब चुनाव लड़े हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़े हों या विधानसभा का लड़े हों, तो ये परिणाम को तो साबित करते रहे हैं कि कैसे ये समाज जो है जब गोलबंद होता है तो राजनीति की दिशा बदल जाती है। एक वोट से चुनाव की तस्वीर बदल जाती है। ये तो लोकसभा में 3% तक वोट ले आए थे, विधानसभा में 1.5% तक वोट इनको मिल गया था। सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन को सियासी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हैं? क्या उनकी रणनीति में इतना दम है कि महागठबंधन के वोट पर चोट की जा सके? कुशवाहा भले ही विरासत के नाम पर विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये खुला सत्य है कि 3 दशक से बिहार की राजनीति जिस धुरी पर टिकी है, कुशवाहा भी उसी पर घूमेंगे। यानी जाति की धुरी पर कुशवाहा कैसे घूमेंगे, जरा इसे समझिए। कुशवाहा अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण के उस जगह से कर रहे हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी है। भितिहरवा कई राजनीतिक यात्राओं के प्रारंभ और समापन के लिए चर्चित रहा है। वो मार्च में सबसे पहले मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा साहनी स्मारक जाएंगे। जुब्बा साहनी साहनी जाति से थे। इसके बाद कुशवाहा शहीद रामफल मंडल स्मारक जाएंगे। मंडल धानुक जाति से थे। इसके बाद नंबर आएगा बाबू सूरज नारायण सिंह स्मारक का, जो राजपूत जाति से थे। साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु स्मारक की यात्रा बिहार की विरासत मानकर की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि रेणु की धानुक जाति के बारे में भी पिछले 2 दशकों में खूब चर्चा रही है। मधेपुरा में वो बीपी मंडल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जातिगत व्यवस्था को लेकर बहुचर्चित मंडल कमीशन के प्रमुख बीपी मंडल खुद यादव जाति से थे। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मारक के बहाने नाई जाति को साधेंगे। सारण में दलित वर्ग के पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी स्मारक पर जाएंगे। सीवान में वो शहीद चंद्रशेखर उर्फ चंदू जी स्मारक पर जाएंगे। छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या का आरोप आरजेडी के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर था। यदि महागठबंधन को घाटा होगा तभी बीजेपी को फायदा होगा। एक बड़े पर्सपेक्टिव में इसी बात को मैं पुनः बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा में पहले नहीं पड़ता था, लेकिन ये तब की बात थी। समीकरण बदलेगा और दोनों मिलके यदि एक हो जाएंगे तो एक बड़ा चंक वोटरों का, एक बड़ा चंक महागठबंधन से वापस एनडीए को दिलाने में सफल रहेंगे। इस तरह से महागठबंधन को घाटा होगा और बीजेपी को फायदा होगा। कुशवाहा अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से करेंगे और लक्ष्य भी उनकी जातीय विरासत पर रहेगी। नालंदा के एकंगर सराय में वो लाल सिंह त्यागी स्मारक और बिहार शरीफ में गुरु सहाय लाल स्मारक पर जाएंगे। इसके बाद कुशवाहा शेखपुरा में भूमिहार जाति से आने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह स्मारक जाएंगे। आगे वो भागलपुर में आदिवासी समाज से आने वाले वीर शहीद तिलका मांझी स्मारक की यात्रा करेंगे। नवादा में लालू नीतीश जैसे नेताओं को खड़ा करने वाले और कायस्थ जाति से आने वाले जेपी के आश्रम जाएंगे।
गया में कुशवाहा मुसहर जाति से आने वाले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी स्मारक पर जाएंगे। वो रोहतास में मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग से आने वाले डॉक्टर अब्दुल कयूम अंसारी स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोहतास में राजपूत जाति के शहीद निशांत सिंह स्मारक पर जाएंगे। भोजपुर में भी कुशवाहा बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक के बहाने राजपूत जाति पर लक्ष्य साधेंगे। भोजपुर में ही कुशवाहा बाबू जगजीवन राम स्मारक पर भी जाएंगे। जगजीवन राम की जाति सभी जानते हैं, लेकिन उनकी जाति को पिछले करीब 1.5 दशक में अहम भागीदारी नहीं मिली है। यात्रा का अंत अरवल में शहीद जगदेव प्रसाद स्मारक पर होगा। वो कोयरी जाति से थे, जिसे कुशवाहा भी कहा जाता है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा उन समीकरणों को साधने में कामयाब रहे, जातीय गोलबंदी को ये बनाने में कामयाब रहे और कुशवाहा समाज को ये समझाने में कामयाब रहे, तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा एक फैक्टर बनेंगे। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जिनके साथ भी रहेंगे उसका फायदा ये दिलाने में जरूर कामयाब होंगे। जिनके साथ ये नहीं रहेंगे, स्वाभाविक रूप से जो इनके साथ लोग खड़े होंगे उसका घाटा होगा। ये तो राजनीति का बहुत नेचुरल पार्ट है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक आइडेंटिफाइड फेस हैं, एस्टैब्लिश चेहरा है, इसलिए चुनाव में फैक्टर होंगे ही। निश्चित तौर पर अगर उपेंद्र कुशवाहा जातीय गोलबंदी में कामयाब रहे तो आने वाले चुनावों में एक फैक्टर बन सकते हैं। वैसे भी उनके पास अपना जातीय 7% का वोट बैंक है। ये बात और है कि ये वोट बैंक फिलहाल कितना उनके हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार की राजनीति में 29 साल बाद एक बार फिर से हिस्सेदारी का मुद्दा गर्म है। नई पार्टी के ऐलान के साथ कुशवाहा बिहार की सियासत में एक नए मोड़ पर आकर खड़े दिख रहे हैं। उसी मोड़ पर जिस मोड़ पर 1994 में नीतीश कुमार खड़े थे। लेकिन सवाल है कि क्या वो नीतीश कुमार और महागठबंधन को उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे जितना तब नीतीश कुमार ने लालू को पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ बिहार में सियासी सरगर्मी जून के पारे की तरफ बढ़ती जा रही है। अधिकार की मांग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई आखिरकार पार्टी छोड़ने तक पहुंच गई है और उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या इसके साथ ही 1994 के उस पुराने राजनीतिक इतिहास को दोहराने की तैयारी हो रही है, जिसके केंद्र में तब नीतीश कुमार थे और अब उपेंद्र कुशवाहा हैं। 90 के दौर में लालू यादव और नीतीश कुमार न्याय के दो पुत्र कहे जाते थे, लेकिन 1994 में नीतीश ने अपने दोस्त लालू के जंगल राज से नाराज होकर उनके खिलाफ बगावत कर बिहार में राजनीति को नई दिशा दे दी थी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी आज वही करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हां तो उन्हें इसमें कितनी कामयाबी मिलने की संभावना है? अगर उपेंद्र कुशवाहा जिस राह पर चल रहे हैं, देखिए राजनीति में सब कुछ कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। हाँ, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पार्टी को बेहतर बनाने की और पार्टी को नंबर 1 बनाने की बात वो बार बार दूर आ रहे हैं। भले लोग राजनीतिक चश्मे से देख करके उसको कहें कि नहीं वो किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार भी जब 1994 में बात करके जब ये हुआ था, जब मांग किया था हिस्सेदारी की, तो उसके बाद से देखिए नीतीश कुमार कितने मजबूत हुए। तो यही बात कहीं ना कहीं इन लोगों को भी है कि हम लोग भी अगर यदि मजबूती